चलो बच्चों, तो आज हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम पेंसिल ले लेते हैं थोड़ा सा और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अपन ये इसके पहले देखे थे इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, बराबर है। और आज पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो आज का टाइटल है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। नाउ फर्स्ट फैक्टर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन किस प्रकार से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको पता है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, बराबर है। लेकिन अब वो कब तक बढ़ेगी, है ना, और उस पर क्या असर होगा वो अपने को देखना है, बराबर है। तो देखो, इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल। यानी कहने का मतलब ये है, यदि अपन इन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एंजाइम की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एंजाइम की मतलब एंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट विद इन द टाइम पीरियड, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसका मतलब कैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि 5 सेकंड में, एग्जांपल के ले लेते, 5 सेकंड में एक एंजाइम ने सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो वो मान के चलिए कि 5 सेकंड में एक एंजाइम 20 सबस्ट्रेट का 20 प्रोडक्ट बना सकता है 5 सेकंड में एक एंजाइम। ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलर एक क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। अब मान के चलो दूसरा एंजाइम जो है वही 5 सेकंड में 50 सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन कर लेता है, तो क्या होगा, दूसरे वाले एंजाइम की वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। पहले वाले एंजाइम की तुलना में सेकंड एंजाइम की वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। कैसे ज़्यादा रहेगी? क्योंकि पहला एंजाइम क्या करता था 5 सेकंड में, पहले एंजाइम के लिए 5 सेकंड है, दूसरे के लिए भी 5 सेकंड है, मगर पहला एंजाइम क्या करता है कि 20 सबस्ट्रेट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में कर सकता है 5 सेकंड में। मगर सेकंड एंजाइम क्या है कि वो 5 सेकंड में ही 50 सबस्ट्रेट का 50 प्रोडक्ट में कन्वर्सन कर लेता है। कहने का मतलब सेकंड वाला एंजाइम है, उसकी वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया? तो अब देखिए कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम की वेलोसिटी पे क्या असर करता है। तो आपने देखिए कि इंक्रीज कर रहे हैं हम क्या, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है क्या, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। क्लियर? लेकिन कब तक? अब और बढ़ाते रहोगे तो नहीं होगा, फिर बाद में वो एकदम जो जितनी वेलोसिटी है उतनी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद इन द लिमिट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक लिमिट लेवल तक, है ना। जैसे खाने की भी बात है, जैसे तो अपन खाएंगे लेकिन एक लिमिट तक खाएंगे ना। वैसे क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। सबस्ट्रेट का और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, है कि नहीं। उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा। उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब उसका
उतने कम समय में सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो जितनी फास्ट है उतनी रहेगी, उससे और ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रेक्टेंग उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑब्टेन व्हेन वेलोसिटी प्लॉट अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो वेलोसिटी को अपन ने वाई एक्सिस पे प्लॉट करे हैं, बराबर है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपन ने यहाँ पे प्लॉट करे हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, बराबर है। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है यहाँ पे, बराबर है, वो है ये जीरो ओरिजिन। इधर में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इधर में जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे वैसे वैसे देखो ये इधर वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही है। और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है बढ़ने की, और फाइनली फिर वो क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे रीच हो गई। अभी इसके ऊपर नहीं जा रही है वेलोसिटी, चाहे इधर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा दो, इधर वेलोसिटी ऐसी सीधी जा रही है। ठीक है, बराबर है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे कि इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम है ना, अप टू द लिमिट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ऑब्टेन है ना, विच इज प्लॉट अगेंस्ट द वेलोसिटी है ना, सबस्ट्रेट प्लॉटेड अगेंस्ट द वेलोसिटी। 3 हमको इसमें इस प्लॉट में 3 ऐसे डिस्टिंक्ट फेज मिलते हैं, ए बी और सी, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये है बी और यह है सी। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है, वी का मतलब क्या होता है ना, वेयर वी मीन्स होता है मेजर्ड वेलोसिटी, और वी मैक्स का मतलब बता दिया था मैक्सिमम वेलोसिटी, यस का मतलब होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ है के एम का मतलब होता है, ये साइंटिस्ट का नाम है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन किसका कांस्टेंट है ये, माइकलिस मेंटेन, यानी के एम मीन्स माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। क्या बोला, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट मतलब होता है के एम। तो समझ में आया, वी फॉर मेजर्ड वेलोसिटी, वी मैक्स मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, एस फॉर सबस्ट्रेट एंड के एम फॉर माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, अब दिमाग में आया होगा भाई कि के एम यानी क्या है, मतलब माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट यानी के एम, इसको कैसे समझेंगे हम। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट is defined as the substrate concentration expressed in mole per liter। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हम पर मोल लीटर, टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब इसका मतलब नहीं समझा होगा, देखो मैं समझा रहा हूँ। क्या हो रहा है, Michaeli maintain constant, that is Km, is defined as substrate concentration expressed in mole per liter to produce half maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है ना, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी मान के चलो 100 सबस्ट्रेट है, देखो समझने के लिए बता रहा हूँ एग्जांपल, उसमें हाफ मतलब 1/2 यानी कितना हुआ समझने के लिए यहाँ पे 50। तो 50% कितना, 50% कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्या बोला, 50% कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट
ना, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मतलब एंजाइम की आधी मैक्सिमम वेलोसिटी, एंजाइम की कितनी, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो एंजाइम की रहेगी, है ना, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। यानी देखो, माइकली मेंटेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस, सबस्ट्रेट का, पेंसिल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, है ना, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ क्या करता है, टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी हाफ, यानी 1/2 वी मैक्स, वी एम ए एक्स मैक्स। क्या वी मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो व्हाट इज मीन बाय के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या कर रहा है, टू प्रोड्यूस हाफ, 1/2 मीन्स हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मतलब एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो माइकली मेंटेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस the maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction. It indicate that, ये क्या इंडिकेट करता है, हाफ ऑफ द enzyme molecule, मतलब 50% are bounded with the substrate molecule when the substrate concentration equal to kmol। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो, और यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए, थोड़ा टाइम भी लगेगा चलेगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए आइडिया, ठीक है, ध्यान दो। इसका कहने का मतलब ये है, माइकली मेंटेन कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जो एंजाइम है, मान के चलो 100 एंजाइम है, एंजाइम कितने 100 है, 100 एंजाइम का 50% 1/2 यानी कितना हुआ, 50%, क्या 50%, 50% एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, ठीक है, ये क्या होंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होंगे। तो उस समय में Km की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या बताता है, 50% एंजाइम इसके साथ कंबाइन हो गए, सबस्ट्रेट के साथ, मतलब आज उसकी कितनी आई, वी मैक्स कितना आया, वी मैक्स कितना आया, वी मैक्स 50% हुआ, क्योंकि आधे जॉइंट हुए। 100 के 100 एंजाइम अगर से इस्तेमाल हो रहे तो क्या होगा, वी मैक्स क्या होगा, एम ए एक्स, वी मैक्स उसका हो जाएगा 100, बराबर है। लेकिन 50% एंजाइम कंबाइन हुए सबस्ट्रेट के साथ में, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आई, 50, समझे ना। तो यहाँ पर 50% एंजाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए सबस्ट्रेट के साथ में, है ना, तो इसकी वेलोसिटी भी आधी रहेगी ना, वी मैक्स क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, वी मैक्स क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं माइकली मेंटेन कांस्टेंट, मतलब Km। अब देखो Km दैट मीन्स माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, उसको डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज, कैसे, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ध्यान से देखिए, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसको एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर लीटर, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
टू प्रोड्यूस क्या करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वी मैक्स का हाफ मतलब 1/2 वी मैक्स है ना। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है मतलब रिएक्शन करता है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इंजाइम की बढ़ाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं Km। अब समझ में आया, क्या समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, Km मीन्स मैकेलीस मेंटेन कांस्टेंट डिफाइंड एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन is to produce half maximum velocity of an enzyme catalyzed reaction is called as Km, that is Macaulay Menten constant. इट इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, इसको और एक्सप्लेनेशन किया गया है। वो क्या बता रहे हैं, हाफ वेलोसिटी मतलब आधे इंजाइम वहाँ पे पार्टिसिपेट हो गए, जितने भी हो 5000 होंगे तो 2500 इंजाइम पार्टिसिपेट हो गए, ठीक है, एंगेज हो गए सबस्ट्रेट के साथ। तो इट इंडिकेट दैट हाफ इंजाइम्स मॉलिक्यूल जितने भी रहेंगे, 5000 है तो 2500, 10,000 है तो 5000, ठीक है। हाफ इंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज 50% आर बाउंडेड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल व्हेन, कब ऐसा हो रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा किसके, Km वैल्यू के, ठीक है। तो Km वैल्यू इज अ कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिवन इंजाइम, है ना। Km वैल्यू क्या रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी पर्टिकुलर इंजाइम के लिए। लेकिन एक बात है, सभी इंजाइम के लिए Km वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी क्या, नहीं। हर इंजाइम की Km वैल्यू क्या रहेंगी, एक स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हर इंजाइम की Km वैल्यू अलग अलग रहेगी, यानी जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो सभी ह्यूमन बीइंग में क्या होंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन में सभी में 46 रहेंगे, है ना। मतलब एक कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, है कि नहीं। जैसे गोरिल्ला है तो उसमें 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो सभी गोरिल्ला में क्या होंगे, 48 क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन ये स्पीसीज वाइज क्या हो गया, अलग अलग क्रोमोसोम है ना। ह्यूमन में, इंसान के में अलग क्रोमोसोम रहते हैं, गोरिल्ला में अलग रहते हैं, पी प्लांट में अलग क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन सभी पी प्लांट के पौधे जो है उनमें उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, जैसे कि 14 रहते हैं, उसमें 14। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर अलग अलग स्पीसीज़ है, मतलब ये अलग अलग इंजाइम है, तो उसमें अलग अलग Km वैल्यू रहेगी। लेकिन उन इंजाइम के जो मेंबर्स है तो उनकी कांस्टेंट रहेगी। जैसे हम सभी ह्यूमन में कांस्टेंट है 46, गोरिल्ला में 48 है, सभी गोरिल्ला में 48 रहेंगे। वैसे Km वैल्यू हर एक इंजाइम के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हर डिफरेंट इंजाइम के लिए वो अलग अलग रह सकती है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट Km वैल्यू इज कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिवन इंजाइम। इट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेजर करता है स्ट्रेंथ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब लो Km वैल्यू है, देखो यहाँ पर मैं रिलेशन बता रहा हूँ, क्या है, लो Km वैल्यू है। Km वैल्यू लो है तो ये क्या इंडिकेट करेगी, इट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन इंजाइम सबस्ट्रेट, वेयर एज हाई Km वैल्यू, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पोंछ देता हूँ इरेजर से, ध्यान दो। देखो अभी, ठीक है। अब देखो अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे ये बता रहा है इंजाइम्स, हाँ, लो अगर से Km वैल्यू है तो इट इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन इंजाइम सबस्ट्रेट, वेयर एज हाई Km वैल्यू है तो ये इंडिकेट करती है, रिफ्लेक्ट करती है क्या, वीक एफिनिटी। अब वो कैसे, तो देखो डायग्राम में बता रहा हूँ मैं, ग्राफ। Km वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अपने जो यहाँ पर वेलोसिटी इंजाइम की, देखो अब Km वैल्यू कैसे, डायग्राम से बहुत अच्छे समझेगी आपको। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ ये ओरिजिन है, ओ यानी ओरिजिन, यहाँ से जैसे केमिकल रिएक्शन चालू होगी तो इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो और उसका सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसे करते करते इंजाइम की ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ तक की वेलोसिटी उसकी पूरी 100% हो गई, ठीक है।
यहाँ तक कितनी हो गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं 100% वेलोसिटी हो गई। मतलब वी मैक्स क्या है, 1 है। 100% वेलोसिटी यानी वी मैक्स 1। अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बीच का सेंटर क्या होता है, ये आता है, आ रहा है। मतलब यहाँ तक कितनी होगी, 50%। 50% होगी ना, 50% मतलब 1/2 वी मैक्स होगा, आधा होगा। 100% यानी 1 वी मैक्स, ठीक है। 100% मतलब 1 वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 1। तो 50% इंजाइम एंगेज हो गए तो वी मैक्स कितना आएगा, 1/2 वी मैक्स, आधा। अब ये यहाँ पे गया, ऐसा वी मैक्स का यहाँ पे गया और इतना आधी वेलोसिटी आई। तो यहाँ से यहाँ तक इधर ग्राफ करोगे तो यहाँ तक इतना जो सबस्ट्रेट का ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है सबस्ट्रेट की, दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस क्या, मैक्सिमम हाफ वेलोसिटी, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम ड्यूरिंग एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। उसी को कहते हैं Km। तो Km वैल्यू, ये देखो Km वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट करी है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, ये इतनी वैल्यू आधी वेलोसिटी को कवर कर रहा है एंजाइम के, उसको कहे Km वैल्यू। तो ये होगी यहाँ पे Km वैल्यू, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, Km वैल्यू, ठीक है। Km वैल्यू होगी, ठीक है। K बड़ा है और M छोटा है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब K, अब इसमें क्या बोला गया है, Km वैल्यू अगर से क्या है बोले लो है तो एफिनिटी क्या है बोलता है हाई, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। Km वैल्यू हाई है, ऐसा बोला गया था ना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी क्या है बोला कम, ऐसा है ना, उल्टा है ना एक दूसरे का। देख लो अभी भी देख लो क्या बोलता है, लो Km वैल्यू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है ना, वेयर एज हाई Km वैल्यू वीक एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखते हैं अपन, अगर से यहाँ पे अगर से Km वैल्यू कैसी है लो, अगर मान के लो यहाँ पे Km वैल्यू आ जाती, यहाँ पे Km वैल्यू आ जाती, Km वैल्यू आ जाती, मतलब एंजाइम जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये फुल हो गया, यहाँ हाफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा ग्राफ बनता, यहाँ पे Km वैल्यू आ जाती लो, ठीक है। ये वाली Km वैल्यू यानी ये है, ठीक है। तो ये Km वैल्यू लो है तो क्या होगा, एफिनिटी क्या होगी ज़्यादा होगी एंजाइम की, तभी तो वो इतने कम सबस्ट्रेट में ही आधी वेलोसिटी आ जाती ना एंजाइम की, इसलिए वो Km वैल्यू कम है तो एफिनिटी क्या रहेगी, Km वैल्यू नीचे एरो मतलब कम है तो एफिनिटी ज़्यादा। क्योंकि इतने से समय में उसने क्या कर लिया, अपनी पूरी, ये 100% है तो ये 50% हुआ ना, तो ये क्या हुआ, इतने कम समय में इसने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन ने आधी वेलोसिटी को ये कर लिया, मतलब उसकी एफिनिटी ज़्यादा है इसलिए वो जल्दी स्पीड पकड़ लिया और आधी वेलोसिटी जल्दी हो गई। तो Km वैल्यू अगर से कम है तो एफिनिटी ज़्यादा सबस्ट्रेट का, एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स की। Km वैल्यू अगर से जिस एंजाइम की ज़्यादा है, मतलब ऐसी आ रही है ज़्यादा, Km वैल्यू यहाँ तक आ रही है, तो क्या होगा कि इतने सारे सबस्ट्रेट का एंगेजमेंट हो गया तो भी उसकी वेलोसिटी बढ़ने को है। कहने का मतलब क्या है कि Km वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसकी एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ करेगी कम, यानी उल्टा है, रेसिप्रोकल है, याद रखना, ये समझना, ठीक है। इसको समझना पड़ता है तो समझेगा। Km वैल्यू का मतलब बस समझ में आया होगा तो ये जल्दी कंसेप्ट समझेगा कि Km वैल्यू का मतलब जो होता है कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट which produces the half maximum velocity of the enzyme during reaction। तो जितना Km वैल्यू अपने को छोटी मिलेगी उतनी एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, और जितनी Km वैल्यू बड़ी मिलेगी तो उतना एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन और अट्रैक्ट टू रिएक्ट है ना, अट्रैक्ट टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट है ना, एक प्रकार का अट्रैक्शन, ठीक है। एफिनिटी मतलब एक प्रकार का अट्रैक्शन है ना।
तो एफिनिटी ज़्यादा है ना, अट्रैक्शन ज़्यादा, रिएक्शन करने के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा यानी एफिनिटी ज़्यादा। एफिनिटी ज़्यादा रहेगी तो के एम वैल्यू कम हो जाएगी ना, फट से हो जाएगी, वैल्यू रीच हो जाएगी, वो जल्दी मिल जाएगा उसका। और एफिनिटी अगर से कम है तो के एम वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा है कहने का मतलब, समझ में आया। अच्छा ये चीज़ें होगी। अब देखो द के एम वैल्यू आर रेंज होती है किसी किसी एंजाइम की। के एम वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻10 टू लेके 10⁻⁻2 मोल। अब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर के एम वैल्यू जिस एंजाइम की 10⁻⁻10 है, मतलब के एम वैल्यू बहुत कम है तो एफिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी भाई इसकी। रेंज है यहाँ 10⁻5 से लेकर 10⁻2 मोल। अब किसी किसी एंजाइम के मान के लो 10⁻2 मोल है, मतलब के एम वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो एफिनिटी इसकी कम रहेगी और इसकी एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, ऐसा है। एंजाइम कंसंट्रेशन, अब ये भी बहुत सिंपल है, दूसरा फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम ऑल्सो, ठीक है। जैसा एंजाइम कंसंट्रेशन, तो एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम केमिकल रिएक्शन का भी स्पीड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा एंजाइम रहेंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा वो फटाफट। इसलिए एंजाइम कंसंट्रेशन क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। यहाँ ये एरो दे रहा हूँ, मतलब क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा, समझ में आया बेटा। तो इसलिए देखो द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन की रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहती है सबस्ट्रेट के, सबस्ट्रेट ज़्यादा रहेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ेगा। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, बराबर समझ में आया ना कि क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब आज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज करेंगे हम एंजाइम का कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड अगर से एंजाइम का कंसंट्रेशन कम करते हैं तो रेट डिक्रीज होगा। तो इसलिए देखो एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस कब, बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। बहुत सिंपल है कि एंजाइम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एंजाइम का कंसंट्रेशन कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी, स्पीड उसकी कम होगी। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे अब ये ग्राफ है, ग्राफ कैसे समझो, बहुत ईजी है कि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन है नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो देखो यहाँ पर इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, और ये टाइम है एक्स एक्सिस पे। तो देखो नो एंजाइम, इतना सारा एंजाइम यहाँ नहीं है, केमिकल रिएक्शन ऐसी जा रही है, एकदम ऐसी जा रही है, ऐसी, मतलब इतना सारा टाइम ले लेता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कितना बना, इतना नहीं के बराबर, इतना बना ना, इतना ही बना प्रोडक्ट, एंजाइम नहीं है। तो अब थोड़ा सा एंजाइम बढ़ा दिए तो क्या हो रहा है कि यहाँ से इतना टाइम लगा था, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम लगा था, अब सबस्ट्रेट एंजाइम बढ़ा दिए तो क्या हुआ, टाइम कहाँ बन रहा है, यहाँ तक आ गया, टाइम कम हो गया, देखो डिस्टेंस कम हो गया, टाइम कम हो गया। और इधर में आप देखोगे तो एंजाइम का ये प्रोडक्ट इतना बन गया है ना, एंजाइम जैसे बढ़ा है तो इधर प्रोडक्ट इतना बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर है। और अगर से आप एंजाइम बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो टाइम इधर यहाँ देखो ये टाइम कम लगा, पहली बार एंजाइम नहीं थी तो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा था, ज़्यादा लगा था टाइम, फिर एंजाइम आपने बढ़ाए थोड़ा सा तो टाइम और थोड़ा कम लगा, यहाँ तक लगा, और एंजाइम आपने बढ़ाए तो टाइम देखो अभी बहुत कम लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और इधर में प्रोडक्ट इतना बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू पहले कितनी थी, यहाँ थी थोड़ी सी, फिर यहाँ तक गई थी, अब वो कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंजाइम हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। और टाइम जो होता है सेकंड, टाइम जो सेकंड होता है
वो क्या होता है, कम लगता है, यानी ऐसा। ठीक है, टाइम कम लग रहा है ना, टाइम कम हो रहा है यहाँ पे। किसका मतलब क्या, टाइम कम लग रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। कब, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम का। ठीक है, टेम्परेचर का ही बता दिया था तुम्हारे को। देखो एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, बताया था मैंने। टेम्परेचर बढ़ाते ही एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर और बढ़ाते ही एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, और टेम्परेचर बढ़ाते कम होगी, और बढ़ाएंगे तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको मालूम है ना। तो और धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है, और कम करेंगे तो और कम होती है, और बाद में क्या होती है, फाइनली फ्रीज हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होता लेकिन वो फ्रीज हो जाता है। कौन, एंजाइम। इस प्रकार से टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, देखिए एंजाइम की एक्टिविटी पे मतलब एंजाइम का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट करना, मतलब होती है एंजाइम एक्टिविटी। अब उतने टाइम पीरियड में वो ज़्यादा सबस्ट्रेट का ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा, मीडियम बनाता है तो मीडियम, और उतने समय में वो कम सबस्ट्रेट का कम प्रोडक्ट बना लेता है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम। तो टेम्परेचर क्या करता है, इंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर बेस्ट, आपको मालूम है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज है कि नहीं। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या होता है, इंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं इंजाइम ऑप्टिमा। क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज पे बहुत ज़्यादा हाई रहती है इंजाइम एक्टिविटी, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया था मैंने। देखो मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम है ना, क्या क्या बताया था मैंने। एक बताया था मैक्सिमम, बताया था बेटा, दूसरा बताया था ऑप्टिमम, MUM लिखते नहीं जम रहा है, और एक बनाया था मिनिमम, MIM कर देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, मिनिमम। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा एंजाइमिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी बीच वाला। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज टेम्परेचर होता है, इसमें ऑप्टिमम वेलोसिटी रहती है ना। और ये होम्योथर्म यानी क्या होता है, होम्योथर्म यानी जैसे हम है ना, जैसे बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये होम्योथर्म होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते एज द चेंज ऑकर्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में बदलाव आया तो भी ये जो एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, क्या बोला, नहीं चेंज कर सकते, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। इसी को होमियो मतलब कांस्टेंट, थम यानी हीट, तो कांस्टेंट हीट रखते हैं, है ना। अगर से वातावरण में बदलाव ज़्यादा भी आए टेम्परेचर या कम हो, उसी को कहते हैं होम्योथर्म। लेकिन ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं एज द चेंज ऑकर इन द एनवायरनमेंट में अगर से टेम्परेचर में बदलाव आ गया तो अपने बॉडी का भी टेम्परेचर वो बदल डालते हैं। ऐसे को कहते हैं पॉइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, पॉइकिलोथर्म्स कहते हैं उनको। जैसे कि कौन होते हैं अब, तो जैसे फिश हो गया है ना, एक्वेटिक हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल में गिने जाते हैं। और होम्योथर्म को कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसमें मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ये। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज बाय रेज टेम्परेचर बोला है, मतलब केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है वो बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा कब, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बट दिस इज ट्रू ओनली ओवर अ लिमिट रेंज ऑफ टेम्परेचर, बराबर है ना। अब मान के चलो, देखो 37 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर मान के चलो 10 है तो वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी रहेगी 10 है ना। 10 के बाद में वो 15 हो गया, 15 के बाद में वो 20 हो गया, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन वो अगर से इधर 40 हो गया है ना, या 45 हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा ना, मतलब एक लिमिट रेंज तक बढ़ेगा 37 डिग्री या 40 तक के। उसके बाद में और बढ़ा रहे तो क्या होगा, वो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और डीनेचर मतलब डिस्ट्रॉय, है ना। एंजाइम रैपिडली डीनेचर टेम्परेचर अबव 40, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बता दिया था डिटेल। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है, तो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकर एट सेलुलर लेवल कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्या बोला, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकर एट सेलुलर लेवल। मेटाबॉलिज्म इज द सम मतलब ऑल, है ना, केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस
विद इन ईच सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म यानी फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपने देखना, कोई चीज़ बनती है तो कोई ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन दी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। अब ये मेटाबॉलिज्म के कारण क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है ना, वाइटल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस के लिए अपने को, है ना, सिंथेसिस होते हैं न्यू सब्सटेंस अपने बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर। इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस it means metabolism involves continuous process of breakdown and synthesis। breakdown का मतलब कैटाबोलिज्म, हाँ याद रखना, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब एनाबोलिज्म, ठीक है बेटा। तो वेरियस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है सिंथेसिस बनना या ब्रेकडाउन होना। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। क्या होता है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखे होंगे कि अगर से कैटाबॉलिज्म देखते हैं तो अपन ने स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनता है, बराबर है, वो हो गया कैटाबॉलिज्म। लेकिन ग्लूकोज का स्टार्च भी बनता है तो वो हो गया क्या, एनाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है कैटाबॉलिज्म कहेंगे, तो अमीनो एसिड बनते हैं, और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है आगे चल के, आपको मालूम है, तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट ऑकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक विथ सम अदर रिएक्शंस। यानी अपने शरीर में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो एक दूसरे से क्या होती, लिंक होती है, वो सेपरेट नहीं होती, आइसोलेटेड नहीं रहती। ठीक है, इन द लिविंग सिस्टम और सेल वर्क सेंटर जो होता है, सेल जो होता है, सेल इज़ द वर्क सेंटर वेयर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर। और दो प्रकार की होती है, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक में बताया ब्रेकडाउन, एनाबॉलिक में बताया मैंने फॉर्मेशन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन जैसे मान के चलो देखो तो क्या होता है, तो आप देखोगे कि यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर, है ना, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल, है ना, फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल बनता है कैसे, कॉम्प्लेक्स से। जैसे कि मान के चलो स्टार्च है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उससे क्या बनेगा, सिंपल ग्लूकोज बनेगा। तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल वी ईट, वीट खाते हैं हम, है ना, गेहूँ खाते हैं, तो उस चपाती बना के, बराबर है। तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाता है, डाइजेशन होता है, तो आपको मालूम है एंजाइम लगते हैं हाइड्रोलाइजेस। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्च होता है, खाते रोटी है, चावल है उसमें, ठीक है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है एंजाइम, मालूम है आपको, अमाइलेज के कारण तो ग्लूकोज बनता है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स है, इसका ब्रेकडाउन हुआ मतलब कैटाबॉलिज्म हुआ और ग्लूकोज बना। ठीक है, और ये एंजाइम मदद के, किसके कारण, एंजाइम, और उसके कारण क्या होगी, एटीपी तैयार हुई। एटीपी तैयार होती है कि नहीं, फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन गया, वो अपने शरीर में जाएगा, रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन से क्या पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बायोसिंथेसिस प्रोसेस है, बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कैसे, सिंपल से। वहाँ पे क्या होता, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना था कैटाबॉलिज्म में, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम, किससे, सिंपल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बनता है, कैसे बनता है भी, ग्लूकोज से, है ना, बराबर। प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, अमीनो एसिड से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होती है, कंज्यूम होती है, यहाँ प्रोड्यूस होती है, यहाँ यूज़ होती है। कैटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है, एनाबॉलिज्म में क्या होती है, एनर्जी यूज्ड होती है। ठीक है, याद रखना। मेटाबॉलिक पूल यानी क्या होता है, तो अपने बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर क्या होता है, रिजर्वियर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये और एंजाइम भी होते हैं। तो इन द सेल दिस बायोमॉलिक्यूल रिजर्वियर विच एंजाइम कैन एक्ट टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द सेल, सेल की जरूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक पूल इज क्या है, सिग्निफिकेंट इन द सेल बायोलॉजी बिकॉज इट ऑलवेज वन
टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू अनदर टाइप। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, इसका कन्वर्सन फैट में होता है या लिपिड में होता है, या लिपिड का फैट में होता है, उसको वाइस वर्सा कहते हैं, ठीक है। और कैटाबोलिक केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, आपको मालूम है, रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे, 10वीं में भी पढ़े थे, है ना। तो कैटाबोलिक केमिकल रिएक्शन आप ग्लाइकोलाइसिस है ना, या क्रेब्स साइकिल है, रेस्पिरेशन के स्टेप्स है ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। प्रोवाइड क्या करती है, एनर्जी, है ना, बट आल्सो मेक अवेलेबल मेटाबॉलिक पूल फॉर biomolecules that can be utilized synthesis of many important cellular components. These metabolites can added or withdrawn from the pool according to need of the cell, and balance between the metabolism and anabolism, maintain homeostasis of the cell as a whole body। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस मेटाबॉलिक पूल का मतलब होता है कि सेल के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम्स है, ये सब को कहते हैं सेलुलर पूल, ठीक है। इन केमिकल बायोमॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, सेलुलर पूल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई सिंथेसिस होता है मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस, कोई ब्रेकडाउन होता है उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये सेल के ज़रूरत के हिसाब से होता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन, और उसके हिसाब से ये सब रिएक्शंस बैलेंस होती है और एक होम्योस्टेसिस आता है, मतलब एक बैलेंसिंग आता है अपने सेल के अंदर में, ठीक है, इस सेलुलर पूल की वजह से। तो कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, साइकिलें होती है, जैसे क्रेब्स साइकिल है ना, तो उसमें कुछ पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, कुछ पदार्थ उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ज़रूरत के सेल के ज़रूरत के हिसाब से होता है ये सब चीज़ें, है ना। तो इन सब केमिकल कंपाउंड्स को सेलुलर पूल कहा जाता है, बराबर है बेटा। तो इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पर देखो ये डायग्राम दी है, तो डायग्राम में कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, देखो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इसका ग्लूकोज हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, है ना। अब उसके बाद में लिपिड है तो इसका क्या बना, फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, एनर्जी रिलीज हुई। प्रोटीन है उसका अमीनो एसिड बना, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो ये हो गया, ब्रेकडाउन हो रहा है ना प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए कैटाबॉलिक। दूसरा देखो यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मिलके एनर्जी भी वहाँ पे लग रही, यहाँ रिलीज हो रही एनर्जी कैटाबॉलिज्म में, यहाँ यूज़ हो रही तो लग रही, और ग्लाइकोजन बना, है ना। ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड का एनर्जी लगी और ग्लिसराइड यानी लिपिड बना, अमीनो एसिड एटीपी लगी और क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटीन बन गया। कहने का मतलब कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेटा। अब उसके बाद में सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी क्या होता है, बहुत सिंपल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जो प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती या दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जो भी ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली प्लांट्स में, है ना, जो पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं वो पदार्थ जो है सब्सटेंस, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। वो प्लांट्स को आवश्यकता नहीं होता, लेकिन वो अदर एनिमल या ह्यूमन बीइंग को आवश्यक होते हैं और यूज़फुल होते हैं। ऐसे मेटाबोलाइट्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉल organic molecule produced by the organism that are not essential for, है ना, दिया है देखो, that are non essential for their growth, development and reproduction, है ना। प्लांट के लिए ऐसे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट तैयार होते हैं जो उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए काम में नहीं आते। सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं ना पर्टिकुलरली, तो ये प्रोड्यूस करते क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं कैन बी क्लासीफाई करते हैं अलग अलग आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। उसके अंदर में कंटेनिंग रिंग है, शुगर है क्या, कंपोजिशन विथ विथ या विदाउट नाइट्रोजनस कंपाउंड है क्या, देयर सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबल वेरियस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते कि नहीं होते, ये उसके क्राइटेरिया है। क्या कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट को क्लासीफाई करने के क्या क्या है कि केमिकल स्ट्रक्चर में कंटेनिंग रिंग है, शुगर है, कम, है ना। उसके बाद में विदाउट नाइट्रोजन वाले हैं या विथ नाइट्रोजन वाले हैं, या सोलूबल वाटर में है या नहीं है ना। इस प्रकार से कौन से सॉल्वेंट में सोलूबल है, इसके आधार पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लासिफिकेशन है। द पाथवे बाय विच दे आर सिंथेसाइज, जैसे कि फेनाइल प्रोपेनॉइड है, प्रोड्यूस फ्रॉम टैनिन, है ना। उसके बाद सिंपल वे ऑफ क्लासिफाइंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड 3 मेन ग्रुप, जैसे कि
कुछ टर्पेन्स होते हैं, कुछ फेनोलिक होते हैं और कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब टर्पेन्स में क्या होता है, टर्पेन्स मेड फ्रॉम कैसे मेवालोनिक एसिड है ना। terpenes are made from mevalonic acid that composed mainly कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना रहेगा कौन, मेवालोनिक एसिड, जिससे टर्पेन्स बनाए जाते हैं। उसके बाद फेनॉल्स यानी क्या होता है, तो मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर कंटेनिंग द बेंजीन रिंग। बेंजीन आपको मालूम है, बेंजीन इस प्रकार से ऐसा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन रहेगा, बराबर है, और इसमें डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे, तो इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा इसमें, है ना, OH ग्रुप रहता है ऐसा अटैच, तो उसको फेनॉल कहते हैं। आपको मालूम है क्या कहते हैं, फेनॉल कहते हैं। तो फेनॉलिक्स का मतलब क्या होता है, मेड अप ऑफ सिंपल शुगर कंटेनिंग क्या होगी, बेंजीन की रिंग रहेगी, यानी ये ऐसी बेंजीन की रिंग है ना, ऐसी बेंजीन की रिंग रहेगी, और उसके साथ हाइड्रोजन और OH रहेगा, मतलब ये OH ग्रुप रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेनॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनॉल कहते हैं। अब उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो एक्सट्रीमली डाइवर्स क्लासेस में भी आल्सो कंटेन सल्फर रहेगा, तो वो ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया है, आप ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो मैं बता देता हूँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर मिलेनिया, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों के लिए। ठीक है, इन मॉडर्न मेडिसिन क्या होता है, ड्रग्स डेवलप जो होती है कैसे, फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीज़, है ना, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और कैंसर है, हाइपरटेंशन है मतलब हाई बीपी, इन्फ्लामेशन है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। ऐसे डिसीज़ को क्योर करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ ड्रग्स होती है, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन वाज द फर्स्ट अल्कलॉइड है आइसोलेटेड फ्रॉम द पैपावर सोमिनिफेरम। ये प्लांट है, प्लांट फ्रॉम पैपावर सोमिनिफेरम, कौन सी, मॉर्फिन, और इसका काम क्या होता है, पेन किलर करके, पेन रिलीवर यानी पेन किलर, और कफ सप्रेसेंट। ठीक है, खांसी वगैरह आती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, उसको रोकने के लिए। SMS का मतलब होता है स्मार्क होता है, स्मैक कहते हैं इसको, स्मैक या स्मार्क भी कहते हैं। अल्कलॉइड है, और निकोटीन, कोकेन और टर्पेन्स है ना, कैनाबिनॉइड्स है ना, आर वाइडली यूज फॉर रिएक्शन एंड सिमुलेशन। ठीक है, इसका फ्लेवर ऑफ द सेकेंडरी, अब बहुत सारी चीज़ों में, फूड्स में फ्लेवर ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इम्प्रूव, और फूड है ना प्रिफरेंस, बराबर, अलग अलग फ्लेवर्स में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना। बड़े बड़े जो ड्रग्स होते हैं, पेन किलर वगैरह, डिप्रेशन है ना, ये निकोटीन है, निकोटीन का में होता है, टोबैको में होता है, बराबर है। कोका जो होता है, कोका है ना, इरिथ्रोजैलम कोका प्लांट होता है, उसमें कोकेन रहते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, मेंटल डिसऑर्डर के लिए, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेवर, सुगंध जो होता है ना, फ्लेवर एंड एरोमा, बहुत सुगंध जो है ना, ठीक है, उसका अपीयरेंस और उसका सुगंध। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेवर एंड एरोमा ऑफ कैबेज, गोभी जो होती, पत्ता गोभी है ना, और इट्स रिलेटिव आर कॉज्ड बाय नाइट्रोजन, वो क्या होता है ऐसा, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग केमिकल होते हैं, कैबेज में क्या होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग केमिकल होते हैं, उसके कारण पर्टिकुलर उसमें फ्लेवर रहता है और उसकी एरोमा रहता है, मतलब सुगंध रहता है। ठीक है, और क्या है, ग्लूकोजिनोलेट है ना, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम मिनी पेस्ट। प्लांट जो होते हैं ना, ये कैबेज, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोजिनोलेट होता है, वो पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है, मतलब ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो डैमेज करते हैं कैबेज को, उनको पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो टैनिन जो होता है, आपको मतलब टैनिन एडेड टू वाइन में टैनिन इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट में इस्तेमाल करते हैं, उसके एक इम्प्रूविंग द एस्ट्रिंजेंसी, मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, उसमें, और दूसरी बात उसकी लाइफ भी बढ़ाने के लिए। उसके बाद में सिंस मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर
हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, मतलब एंटीबायोटिक यानी मालूम है कि ऐसे मेडिसिन जो होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ऐसे को एंटीबायोटिक कहते हैं। तो बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। मतलब आपको मालूम है एंटीबायोटिक फंजाई बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं। तो ये बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहेंगे। वो एंटीबायोटिक करके काम करेंगे, मतलब दूसरे सजीव को वो मारने का काम करेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऐसी चीज़ों को एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक यानी क्या होगा फिर, व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स आर द microorganism or chemical produced by the microorganism which inhibit the growth of other disease causing microorganism. Now this is called antibiotic. Okay, बहुत ध्यान से सुनो, what is antibiotic? Antibiotic means the chemical produced by the microorganism which inhibit the growth of the other disease causing microorganism, है ना। So such chemicals called as antibiotic. Okay, so जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूँ कि फंगस पेनिसिलिन से पेनिसिलियम ऑब्टेन करते हैं, और पेनिसिलियम क्या है, ये एंटीबायोटिक है ना। वैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलियम ये एंटीबायोटिक है। ये फंगस वगैरह से आइसोलेट करते हैं और वो दूसरे डिसीज़ के लिए काम आता है, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि फंगस वगैरह, ठीक है। तो और कुछ बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन किया जाता है क्या, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी तो क्या, सिंस मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, दे आल्सो यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब फूड को प्रिजर्व करते, प्रोटेक्ट करते, ठीक है, लंबे समय तक, बराबर है। इस प्रकार से तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हुआ बेटा, है ना। और कोई डाउट रहेगा तो मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट मैसेज कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड काइंडली लिसनिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट।